कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट दिखाई देती है। इस बोट पर एक परिवार मौजूद है। टॉम, उसका बेटा बेन, बेटी केसी और पत्नी जूलिया। जूलिया बिना किसी को बताए समुद्र में तैरने चली जाती है और लंबे समय तक शांत पानी के ऊपर तैरती रहती है। उधर टॉम अपने बेटे बेन को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। इस बीच बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जूलिया को इसका अंदाजा नहीं होता। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटने का फैसला करती है तो उसे एहसास होता है कि बोट उससे काफी दूर जा चुकी है। वह बार बार केसी को आवाज देती है, लेकिन केसी कानों में हेडफोन लगाए रहती है। किस्मत अच्छी होती है कि टॉम उसकी चीख सुन लेता है। लगातार तैरते रहने से जूलिया पूरी तरह थक चुकी होती है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। तभी टॉम बोट को उसके पास ले जाता है और बिना देर किए समुद्र में छलांग लगा देता है। किसी तरह वह जूलिया को बचाकर वापस बोट में ले आता है और परिवार से कहता है कि अगली बार अगर कोई तैरने जाए तो पहले बताकर जाए। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। दरअसल ये पूरा परिवार बेन का जन्मदिन मनाने के लिए बीच समुद्र में आया होता है। रात के समय सब मिलकर बेन का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। इसी दौरान जब सब फोटो क्लिक कर रहे होते हैं, तभी केसी के बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है। केसी साइड में जाकर उससे बात करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड पूछ रहा होता है कि वो कब तक वापस आएगी। तभी केसी नोटिस करती है कि मौसम अचानक खराब होने लगा है। आसमान में बादल गरज रहे होते हैं और नेटवर्क की वजह से कॉल कट जाती है। इसके बाद जब सब बाहर आते हैं तो उन्हें पानी में कई व्हेल दिखाई देती है। उन्हीं में से एक व्हेल उनकी बोट से टकरा जाती है, जिससे सभी को तेज झटका लगता है। टक्कर के बाद इंजन बंद हो जाता है। टॉम जाकर इंजन चेक करता है। खराबी का पता चलता है और वह उसे ठीक कर वापस लौट आता है। इस दौरान टॉम थोड़ा जख्मी हो जाता है, इसलिए जूलिया उसके जख्मों पर पट्टी करती है। रात में जब सब सोने जाते हैं तभी आसमान से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वे बाहर निकलकर ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि उल्कापिंड जैसी चीजें पानी में गिर रही हैं। एक के बाद एक कई वस्तुएं समुद्र में आकर गिरती हैं। उनमें से एक उनकी बोट के बहुत पास गिरती है। टॉम ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि एक सैटेलाइट है। अचानक तेज तूफान आ जाता है। सभी लोग बोट के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। किसी बड़ी दुर्घटना से पहले ही टॉम स्विमिंग सूट निकालकर बच्चों और जूलिया को पहना देता है। तूफान इतना भयानक होता है कि सारा सामान इधर उधर उछलने लगता है। रात का सीन कट हो जाता है और सुबह का वक्त दिखाया जाता है। सुबह हम देखते हैं कि पानी के डर से सभी लोग स्विमिंग सूट पहनकर ही बोट के अंदर सो गए थे। लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि जिस पानी से वे डर रहे थे वो पूरा समुद्र अचानक गायब हो चुका है। टॉम कंपास इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई दिशा साफ नहीं मिलती। वो सोचने लगता है कि शायद धरती ही शिफ्ट हो चुकी है और समुद्र का सारा पानी कहीं और चला गया है। इसी बीच बेन कई बैलून रस्सी में बांधकर हवा में छोड़ देता है ताकि कोई उन्हें देख सके और मदद के लिए आ सके। टॉम लगातार रेडियो ठीक करने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे चालू कर लेता है। उसका संपर्क पास के एक रेडियो स्टेशन से होता है। वहां से बोलने वाला आदमी एक सबमरीन के अंदर मौजूद कोरियन व्यक्ति होता है। वह भी यही बताता है कि धरती शिफ्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में पानी वापस आ जाएगा। उसने साफ कहा कि उनके पास सिर्फ 2 दिन है और तब तक उन्हें किसी ऊंची जगह पर पहुंचना चाहिए। लेकिन जब टॉम को पता चलता है कि वह आदमी सबमरीन में है तो वह भी वहां आने की बात करता है, जिस पर वह कहता है कि ज्यादा लोगों को सबमरीन में नहीं रखा जा सकता। वहां सिर्फ 2 सीटें खाली थी। जूलिया कहती है कि ठीक है, हमारे दोनों बच्चों को सबमरीन में रख लो और उन्हें बचा लो। उस आदमी ने उन्हें नंबर और दिशा बता दी। उन कैलकुलेशन से टॉम को सही डायरेक्शन मिल जाती है। उसने कहा कि वहां पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेंगे, इसलिए ये लोग उसी रात वहीं रुक जाते हैं। टॉम डिसाइड करता है कि अगले दिन सुबह सारे खाने पीने का सामान लेकर निकलेंगे। अगली सुबह जूलिया सामान पैक कर रही होती है। उसी दौरान टॉम बाहर निकलता है और दूर एक आदमी और उसके साथ एक कुत्ता दिखाई देता है। इतने सुनसान इलाके में किसी और इंसान को देखकर टॉम को राहत मिलती है। वह पानी की बोतल लेकर उस अनजान आदमी की तरफ बढ़ता है और बताता है कि वह अपने परिवार के साथ यहाँ फंसा हुआ है। वो आदमी पहले अपना हथियार नीचे रखता है और फिर पानी पीने लगता है। इस बीच जूलिया भी खुश होकर उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन अचानक वह आदमी टॉम पर हमला कर देता है। टॉम नीचे गिर जाता है और वो अपने हथियार से उसे बेरहमी से मार देता है। जूलिया सामने खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। केसी ने कानों में हेडफोन लगाए रखे थे।
इसलिए उसे अपनी माँ की चीख सुनाई नहीं देती। वो आदमी अपना हथियार जूलिया की तरफ फेंकता है, जिससे उसका कंधा हल्का जख्मी हो जाता है। फिर भी वह किसी तरह भागकर बोट के अंदर पहुंच जाती है। केसी दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और उसे अंदर खींच लेती है। दोनों तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया बच्चों को छुपाने के लिए एक बॉक्स जैसे हिस्से में डाल देती है और केसी को फ्लेयर गन देते हुए कहती है कि जरूरत पड़े तो इसे चला देना। इस बीच वो आदमी बोट के पास पहुंच चुका था और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जूलिया भागकर एक कैबिनेट के अंदर खुद को बंद कर लेती है। आदमी जब बोट के अंदर घुसता है तो जो भी हाथ लगता है उसे खाने लगता है। धीरे धीरे वह उसी केबिन की तरफ बढ़ता है जहां जूलिया छुपी होती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, जूलिया वहां नहीं होती, क्योंकि उस केबिन के भीतर एक छोटा सा होल था जिसकी मदद से वो बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही जूलिया आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अचानक उस आदमी का कुत्ता सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन जूलिया के पास चाकू था, जिससे वो कुत्ते को मार देती है। आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि उसका कुत्ता मारा गया है। जूलिया दूसरी तरफ से बोट पर लटकते हुए ऊपर आती है और फिर अंदर घुस जाती है। अब जैसे ही वो बोट के भीतर आती है, आदमी उसके पास पहुंचकर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। उसके दोनों बच्चे सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं कि उनकी माँ को कितनी बुरी तरह मारा जा रहा है, लेकिन डर की वजह से कुछ कर नहीं पाते। आदमी उसके गले को दबाकर जान से मारने ही वाला होता है। तभी केसी बाहर आती है और फ्लेयर गन से उस पर फायर कर देती है। पल भर में आग लग जाती है और चारों तरफ फैलने लगती है। आदमी अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था, बस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जूलिया तुरंत पैक किया हुआ सामान बाहर निकालने लगती है और इधर बेन अपने पिता की बॉडी के पास बैठकर रोता रहता है। अचानक जूलिया देखती है कि वह आदमी बोट से बाहर निकल चुका है और उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह अपने दोनों बच्चों को पकड़कर तुरंत वहां से भागने लगती है। आग की वजह से जोरदार धमाका होता है और पूरी बोट राख में बदल जाती है। जूलिया अपने बच्चों के साथ काफी दूर निकल आती है। यहाँ केसी बैठकर पानी पीती है और कहती है कि वो आदमी सिर्फ उस बैलून की वजह से बोट तक पहुंचा था। ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बैलून उसी ने आसमान में छोड़ा था। वो खुद को दोष देने लगता है कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। लेकिन जूलिया उसे समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा है। वो डर जाती है और बच्चों को लेकर तेज रफ्तार में भागने लगती है। काफी दूर आने के बाद वह आदमी उन्हें दिखाई नहीं देता। बेन को जोर की प्यास लगती है, लेकिन बोतल पूरी तरह खाली निकलती है, क्योंकि केसी ने ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। इस पर जूलिया को बहुत गुस्सा आता है और वह केसी को लापरवाह कहती है। थोड़ी बहस भी हो जाती है। आगे बढ़ते हुए जूलिया को थोड़ी दूरी पर एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो फैसला करती है कि रात वहीं रुकेंगे, क्योंकि अंधेरे में आगे जाना खतरनाक था। वे प्लेन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह पूरी तरह कबाड़ बन चुका था। अंदर बाहर हर तरफ जंग लगी हुई थी, क्योंकि ये कई साल पहले समुद्र में गिरा था। फिर भी वे उसी प्लेन के अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में केसी की आंख खुलती है और वह बाहर जाती है। तभी वो आदमी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, जूलिया पीछे से चाकू लेकर आती है और उस पर टूट पड़ती है। गुस्से में वो लगातार कई वार करती है और आखिरकार उस आदमी को बुरी तरह मार डालती है। अगली सुबह बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की लाश को किसी जानवर ने नोच डाला था। वे समझ नहीं पाते कि वो कौन था। तेज धूप में तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। लंबे पैदल सफर से उनकी हालत खराब हो जाती है। बेन को बहुत प्यास लगती है और वह समुद्र का पानी पीने ही वाला होता है, लेकिन जूलिया उसे रोक देती है। डिहाइड्रेशन की वजह से बेन के पैर जवाब देने लगते हैं। किस्मत से उन्हें ढेर सारा प्लास्टिक का सामान मिल जाता है, जिससे वे अस्थायी झोपड़ी बना लेते हैं और थोड़ी छांव मिल जाती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, जूलिया को हलचल की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करती है और डर कर बच्चों को लेकर भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद सामने कुछ इंसान दिखाई देते हैं जो बोतलें इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जूलिया और बच्चों को देखा, वे तुरंत बॉक्स के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। मदद करने की बजाय वे खुद डर गए थे। जूलिया बच्चों को लेकर बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। नीचे मौजूद लोग हथियारों से लैस थे, लेकिन समुद्री जीवों के हमले में वे मारे जाते हैं। उन्हीं में से एक जीव जूलिया के पैर पर काट लेता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। तेज तूफान के बीच सुबह उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि बच्चे उसके पास नहीं हैं।
वो घबराकर उन्हें आवाज देती है। तभी केसी और बेन दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। तूफान शांत होने पर वे अंदर जाकर सारे हथियार बैग में भर लेते हैं। बॉक्सों में भरी पानी की बोतलों से प्यास बुझाते हैं। जूलिया को अंदर एक वॉकी टॉकी भी मिलती है। वह उसे चालू करती है और संपर्क करने की कोशिश करती है। वॉकी टॉकी से उसका संपर्क उसी कोरियन आदमी से हो जाता है। वह बताता है कि उन पर भी हमला हुआ था, उसका दोस्त मारा गया और वो खुद घायल है। इतना कहने के बाद वह आसमान में फ्लेयर गन चलाता है और उन्हें ऊपर देखने को कहता है। वे फ्लेयर देखते हैं और समझ जाते हैं कि किस दिशा में जाना है। सभी तैयार होते हैं और उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने उन्हें सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन अभी भी दूरी पर थी। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़े बड़े पत्थरों को पार करना था। जैसे ही वे गुफा से होकर गुजरने की कोशिश करते हैं, अचानक ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं और रास्ता बंद होने लगता है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को आगे भेज देती है, लेकिन अगले ही पल पत्थर गिरकर रास्ता पूरी तरह रोक देते हैं। अब जूलिया अपने बच्चों से अलग हो चुकी थी। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से वह उनके पास जा नहीं सकती थी। जूलिया बच्चों से कहती है, तुम लोग सबमरीन तक पहुंचो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगी। बच्चे अपनी मां को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जूलिया जिद करती है और उन्हें डांटने भी लगती है। मजबूर होकर केसी तुरंत बेन को साथ लेती है और दोनों सबमरीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब वे सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोरियन आदमी बहुत बुरी तरह घायल था। केसी खुद को रोक नहीं पाती और अपनी मां को बचाने के लिए दोबारा वापस भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि समुद्री जीव जूलिया के करीब आते जा रहे थे। जूलिया के पास गन थी और वह उन्हें शूट कर रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो लगभग हार मान चुकी होती है। तभी ऊपर से केसी पहुंचती है और अपनी मां को आवाज देकर उसे ऊपर खींच लेती है। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। दोनों भागकर सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। किस्मत अच्छी थी कि वे सही समय पर सबमरीन के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि समुद्री जीव उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। वही कोरियन आदमी उन जीवों के हाथों मारा जाता है। इसके बाद जूलिया अपने दोनों बच्चों को सबमरीन के अंदर भेजती है और खुद भी अंदर चली जाती है। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे जीव अंदर नहीं आ सकते थे। ठीक उसी समय वे देखते हैं कि समुद्र का सारा पानी धीरे धीरे वापस आने लगा। सभी लोग तुरंत सीट पर बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं। कुछ ही देर बाद जब पानी उनके करीब पहुंचता है तो सबमरीन में जबरदस्त झटके महसूस होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उठाकर इधर उधर पटक रहा हो। ये धक्का मुक्की काफी देर तक चलती है। आखिरकार माहौल शांत हो जाता है। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वे सबमरीन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समुद्र का पूरा पानी लौट चुका है। सबमरीन की मदद से वे सुरक्षित किनारे तक पहुंच चुके थे। इस तरह ये परिवार सरवाइव करके फिर से एक नई जिंदगी शुरू करता है। हाँ, टॉम भी बच सकता था अगर उस सनकी आदमी ने उसे न मारा होता, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।